हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, इस बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 11th में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखा था, है ना। और प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास थी उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो किसी भी इवेंट, जैसे मान लो मेरे पास पहले क्या होता था, एक सैंपल स्पेस होता था, याद होगा आपको, है ना। तो 11th में हम लोगों ने सैंपल स्पेस टाइप से एक चीज पढ़े थे, इसको हम क्या बोलते थे, सैंपल स्पेस, है ना। और इसके अंदर हमारे पास, तो सैंपल स्पेस एक्चुअली में क्या होता था कि हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस को जनरली हम किससे डिनोट कर देते हैं, कैपिटल एस से, है ना। तो कैपिटल एस हमारा क्या हो गया, सैंपल स्पेस। ठीक है, और सैंपल स्पेस क्या होता था, सैंपल स्पेस हमारा होता था कि हमारे पास कोई भी एक एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना। जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो कॉइन टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड और टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट, है ना। वैसे ही डाइस को थ्रो करने पे 6 एलिमेंट मिलते थे। यहाँ पे हम एन ऑफ एस लिखने का मतलब क्या होता है, एन ऑफ एस लिखने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमारा जो भी काम है वो किसके टर्म में काम होता है, सैंपल स्पेस के टर्म्स में वर्क होता है। ठीक है, तो हमें ये एन ऑफ एस टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा। तो क्योंकि सैंपल स्पेस अपने आप में क्या होता है, सेट ही होता है ना। ये क्या होता है, एक सेट होता है। तो सेट को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, तो यहां पे यही हमारे लिए क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट टाइप का आप इसको बोल सकते हो। किसी एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी उसका आउटकम होगा, है ना, तो ये इसके आउटकम है, इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं। तो ये मेरा एक सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस के अंदर क्या हो सकता है कि हमारे पास कुछ इवेंट होंगे जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है, अब वो इवेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, और वो इवेंट भी क्या होगा, एक सेट ही होगा, है कि नहीं। तो इवेंट भी अपने आप में क्या है, एक सेट है। तो यहां पे देखो, ये मैंने एक इवेंट ए ले लिया, कैपिटल ए, है ना। और इस इवेंट ए को मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरे पास एक इवेंट है। ठीक है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फेवरेबल इवेंट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, यानी हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पे अगर मैं एन ऑफ ए लिखूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इवेंट, है ना। तो इस इवेंट में जितने एलिमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम, जब आपको इवेंट और सैंपल स्पेस पता होगा, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो अगर मुझे इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें करना क्या होता है, इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल इवेंट में काउंट करते हैं, और टोटल सैंपल स्पेस के अमाउंट नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और इसी चीज को अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना। तो ये चीज हम लोगों ने आपको 11th में ये सब आपने किया होगा, याद होगा आपको। ठीक है, और उसके पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी को इसी तरीके से समझा होगा, है ना। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं इसी पे, ये सिंपल सा एग्जाम है, ये हम लोगों ने 11th में किया हुआ। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझते हो, मान लो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, 2 कॉइन को टॉस कर रहा हूं, 2 कॉइन को क्या कर रहा हूं, टॉस कर रहा हूं। तो सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या होगा, सैंपल स्पेस में आपके पास क्या क्या एलिमेंट होंगे। तो 2 कॉइन को अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है,
या तो हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है कि नहीं। तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया, और इसी को मैं कैपिटल एस बोल दूंगा। अगर मुझे इसमें एलिमेंट कोई पूछता है एन ऑफ एस कितना होगा, तो मैं 4 बता सकता हूं। ठीक है, मैं अब डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेता हूं। फर्स्ट केसेस में ले रहा हूं जो मेरा फेवरेबल इवेंट है। हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी चाह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकालते हैं? फेवरेबल इवेंट की ही निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, है ना। तो आपने 2 कॉइन को टॉस किया, तो उस कॉइन को टॉस करने पे आपको 2 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो इसी को मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, इसी को मैं अपना इवेंट ए बना लेंगे, है ना। और इवेंट ए हमारा क्या है? गेटिंग 2 हेड, है ना। क्या होगा? गेटिंग 2 हेड। और गेटिंग 2 हेड अगर मेरे पास है, ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इस सेट में आपको कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 हेड देखो आपको कहां कहां पे मिल रहा है, एक ही एलिमेंट है जिसमें आपको 2 हेड मिल सकता है ना। तो ये मेरा हेड हेड हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा? 1। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है तो हम क्या लिख पाएंगे? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। ठीक है, अगर इसी में मैं दूसरा एक क्वेश्चन लिखूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हो गया कि आपको कम से कम एक हेड मिलना ही चाहिए, है ना। कम से कम एक है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। तो यहां पे मैं फिर से एक इवेंट ए ले लूंगा, और इस इवेंट हमारे पास क्या होगा? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, है ना। गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। और एटलीस्ट 1 हेड में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो देखो वहां पे कहां कहां पे आपको एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है। तो इस तीनों में हमारे पास क्या है? एक एक हेड है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? टेल हेड, हेड टेल, और हेड हेड, है कि नहीं। ये हमारे पास है। और अगर कोई मुझे पूछता है कि एन ऑफ ए कितना होगा, तो आप कितना बताओगे? 3। और अगर कोई पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, तो हम कितना लिख पाएंगे? 3/4। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये सब कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसी में आपको ये चीज भी बताई गई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ आपको। तो किसी भी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का अगर बेसिक आपको रिवाइज करना है तो वो आप 11th के लास्ट वाले चैप्टर से रिवाइज कर सकते हो, वहां पे ये सब कुछ दिया होगा। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, कभी भी 0 से कम या 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी इवेंट अगर आप प्रोबेबिलिटी उसकी कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर प्रोबेबिलिटी किसी की 1 आ जाती है, इसका मतलब वो इवेंट कौन सा होता है ना। किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाती है, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देता हूं, कोई भी एक इवेंट ए है। ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी की अगर वैल्यू 1 हो जाती है, यहाँ पे इक्वल टू 1 है तो 1 हो गया, तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं? श्योर इवेंट। और अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने यूनियन के टर्म्स में भी प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था। तो अगर हमारे पास ए यूनियन बी टाइप का इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी में हम उसको क्या लिख पाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद होगा आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या होगा और कॉन्जुगेट ऑफ ए क्या होगा? सॉरी, कॉन्जुगेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल ए, है ना। तो ये सब हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में ये सब चीजें हम लोगों ने देखी कि कैसे ये प्रोबेबिलिटी वर्क करता है ना। तो ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको पता हो। इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा
करके यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे समझ में आएगी चीजें, ठीक है। अब देखो तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई जहां पे आप इस टाइप की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अगर आपसे कोई सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी पूछ ले रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा कितना होगा, 1 होगा, है कि नहीं। यानी अगर आप कोई इवेंट करोगे तो कुछ ना कुछ तो इवेंट होगा ही, है कि नहीं, तो वो इवेंट क्या हो जाता है, ये सैंपल स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया। एक और चीज आपको बताई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मेरे पास 0 हो जाता है तो हम ए एंड बी को क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है कि नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर कोई हमारे पास 2 इवेंट है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है ना, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ए एंड बी क्या कहलाएगा, ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तो ये सब हम लोगों ने 11th में किया हुआ है, ठीक है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, ये सब हम लोगों ने वहां पे देखा था। और एक चीज, अगर कोई इवेंट मेरे पास है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों है, ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम क्या बता पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास इतने टाइप्स के इवेंट थे जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में और 11th वाले पार्ट में हम लोगों ने ये सब चीजें देखी थी, ठीक है। इस वाले चैप्टर में हमें एक्चुअली में ये नहीं पढ़ना है, ये बस मैंने आपको बेसिक रिवीजन कराया है, ठीक है। यहां पे हमें पढ़ना है एक्चुअली में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस चीज को एक बार हम लोग समझते हैं, है ना। तो देखो कि अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपको ये एक बेसिक आइडिया मिल रहा होगा अब, कि जैसे मान लो कि मैं आपको जो अभी तक हम लोगों ने किया उसी पे पहले हम एक पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। एक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, जिसमें क्या एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो हम 3 कॉइन को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि बताओ सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, तो 3 कॉइन को अगर हम एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो मेरे पास तीनों पे हेड 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 आ जाए, है ना। और इस टाइप से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ये कितने एलिमेंट हम लिख पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरीके से इसको लिख पा रहे हो, ठीक है। तो एक इवेंट आपके पास इस टाइप का हो सकता है, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है। तो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने होंगे, 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने लिखा। और क्या पॉसिबिलिटी होगी, हेड टेल हेड, है ना, और टेल हेड हेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और हो सकता है टेल 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 का, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास ये सारे एलिमेंट है, और n ऑफ s हमारे पास एक्चुअली में कितना होगा, n ऑफ s टोटल 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ n ऑफ s मेरे पास 8 एलिमेंट है, जो कि आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो,
ठीक है। यहां पे मैं दो टाइप के इवेंट को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं दो टाइप के डिफरेंट टाइप्स के इवेंट लिख रहा हूं और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहला एक इवेंट लिख रहा हूं, एक इवेंट में ले रहा हूं ई इवेंट, ठीक है। और ई इवेंट किस तरीके से डिफाइन हुआ है, ई इवेंट बोल रहा है एटलीस्ट टू हेड अपीयर, ठीक है, एटलीस्ट टू हेड अपीयर। और एक मैं दूसरा इवेंट एफ ले रहा हूं, एफ हमारे पास एक इवेंट है फर्स्ट क्वाइन सोज टेल, ठीक है। तो देखो हमारे पास सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे निकाल रखा है। अब अगर कोई इस सैंपल स्पेस में से बोलता है कि मुझे ये बताओ कि इस सैंपल स्पेस में इस एलिमेंट में इस ई इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो ई इवेंट हमारे पास क्या बोल रहा है एटलीस्ट टू हेड अपीयर्स, है ना। तो मिनिमम दो हेड होना चाहिए। तो मिनिमम दो हेड किसमें किसमें है, यहां पे देखो तीन हेड है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम दो होना चाहिए। यहां पे भी मिनिमम दो है, यहां पे भी मिनिमम दो है और यहां पे भी मिनिमम दो है। तो टोटल एलिमेंट जो जो इसमें आ सकता है उस तीनों को मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो एक हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड और हेड, ये चार एलिमेंट हमारे पास आ रहा है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई एफ इवेंट ले लेता है, ठीक ना, एफ इवेंट को बोलते, एफ इवेंट क्या, फर्स्ट क्वाइन पे टेल आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाइन पे टेल आने का, टेल आएगा तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो चेक करो कि इसमें कहां कहां पे फर्स्ट पोजीशन पे टेल है। तो एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है, एक ये है और एक ये है ना। सब में देखो फर्स्ट पोजीशन पे टेल है, बाकी पोजीशन पे क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहला एलिमेंट टेल हेड हेड टेल टेल हेड और टेल हेड हेड और टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये चार एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो हमारे पास दो इवेंट हमने कंसीडर किया, एक एक्सपेरिमेंट था हमारे पास, एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिखे, उसके बाद हम लोगों ने दो इवेंट डिफाइन किया और दोनों इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो जो एलिमेंट था वो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, ठीक है। और सैंपल स्पेस हमारे लिए यहां पे क्या है, ये वाला सैंपल स्पेस है हमारे पास, है ना। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। और ई सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/8 और आंसर कितना हो जाएगा हाफ। वैसे ही अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, ठीक है, तो यहां पे भी आप देख पाओगे आंसर कितना हो जाएगा, यहां पे भी हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये दो टाइप के इवेंट जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, बस वो हमने यहां पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया, ठीक है। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है कि नहीं। अभी भी हम सैंपल स्पेस पे ही वर्क कर रहे हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या हो गया कि इस सेट में और इस सेट में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है ना। तो देखो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, हेड 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 तो उसमें नहीं है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा। हेड हेड टेल भी नहीं है ना। टेल हेड हेड ये एक हो सकता है। देखो ये दोनों एलिमेंट क्या है, दोनों में सेम है कि नहीं। यानी अगर दोनों इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो दोनों में कॉमन कितना एलिमेंट है 1, और सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं 8, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8, है ना। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पहले के क्लासेस में देखा है कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है, बस हम उसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन वो आपसे बोल रहा है कि हमें ये बताना है कि अब कुछ कंडीशन हमारे पास गिवन है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास गिवन है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे पहले वाले इवेंट को देखो आप, जो प्रोबेबिलिटी ई था, ठीक है, ई निकालने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है ना, ई निकालने के लिए हमारे पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट होना जरूरी है कि नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके पहले आपका एक्सपेरिमेंट, है ना, ये सैंपल स्पेस अकर होना चाहिए, है कि नहीं। अगर बताओ कि अगर ये सैंपल स्पेस अगर नहीं होता है तो क्या ये हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी ई इवेंट एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट है? सैंपल स्पेस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पहले सैंपल स्पेस के इवेंट क्या हो चुका है? अकर हो चुका है कि नहीं। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करूं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो यहां पे मैं एक दूसरी चीज लिख रहा हूं। हमें अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक इवेंट है जो हमारे पास क्या हो चुका है? अकर हो चुका है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी तक आप ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, है ना, तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के केस में क्या हो रहा था? कौन सा इवेंट अकर हो रहा था? सैंपल स्पेस हमारे लिए अकर हो रहा था, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी ई की ही निकालनी है, लेकिन जब आपका एफ इवेंट पहले हो चुका है, ठीक है। हमारा अब कौन सा इवेंट पहले हो चुका है? एफ इवेंट हो चुका है पहले, ठीक है। तो हम यहां पे किसके निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई given that given that event f has already occurred, ठीक है, f has already occurred, ठीक है। ये आपको कुछ नया सा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ नया सा नई सी चीजें नहीं है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा कि ये चीज मैंने बताया था आपको कि एफ इवेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? सैंपल स्पेस का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब ये इवेंट ई जो है, पहले ये इवेंट किस पे डिपेंड कर रहा था? पहले ये इवेंट हमारा जो सेम इवेंट ई है वो पहले एस के हो जाने का वेट कर रहा था, है कि नहीं। जब तक एस नहीं होगा तब तक फिर ये इवेंट नहीं होगा, क्लियर है। तो ये इवेंट एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट था? एस पे डिपेंडेंट था। लेकिन अब हम इसी चीज को थोड़ा सा चेंज करके इसको एस पे डिपेंडेंट नहीं करा के किस पे डिपेंडेंट करा रहे हैं? एफ पे डिपेंडेंट करा रहे हैं, है कि नहीं। यानी हम पहले ये सोच रहे हैं कि पहले एफ इवेंट हो जाए, एफ इवेंट हो जाने के बाद ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो एफ इवेंट हो जाने के बाद, तो यहां पे देखो यही चीज मैंने लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अभी भी हम लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं? अभी भी हम ई इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन बस थोड़ा सा चेंज हो गया है। गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर, ठीक है। तो इवेंट ई हमारे पास एक्चुअली में था क्या? इवेंट ई अगर आप देखोगे तो इवेंट ई हमारे पास था एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, है ना, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। तो यहां पे मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं। ई इवेंट क्या था? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, है कि नहीं। और एफ इवेंट हमारे पास क्या था? एफ इवेंट था हमारे पास फर्स्ट कॉइन सोज टेल। एफ इवेंट क्या था? फर्स्ट कॉइन सोज टेल, ठीक है। तो पहले कॉइन पे मेरे पास टेल आना चाहिए, ये चीजें थे, ठीक है। अब ई इवेंट में अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे, है ना, तो ऊपर में हम लोग ऑलरेडी एलिमेंट्स लिख चुके हैं, उसी चीज को मैं यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये इवेंट हमारे पास था, ये कंप्लीट इवेंट, ठीक है। तो अगर हम इस इवेंट की बात करें, ठीक ना, इसको मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसी इवेंट को फिर से यहां पे रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपसे मुझसे कोई ये बोलता है कि ये बताओ कि इस वाले पार्ट में, है ना, इस वाले पार्ट में आपके पास जो इवेंट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप कौन कौन सा एलिमेंट बताओगे? इसमें एटलीस्ट 2 हेड में ये सारे एलिमेंट है और फर्स्ट कॉइन सोज टेल में ये सारे एलिमेंट है, ठीक है।
अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ई की प्रोबेबिलिटी हमें कब निकालनी है, अब हमें वेट करना है कि पहले एफ इवेंट अकर हो जाए, है कि नहीं। तो पहले हमारा काम किस पे डिपेंडेंट था, सैंपल स्पेस पे डिपेंडेंट था कि सैंपल स्पेस कंप्लीट होगा फिर हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो हम सैंपल स्पेस से चेक करते थे कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो हो रहा है कि नहीं। लेकिन अब हमें किसका वेट करना पड़ेगा, इवेंट एफ का वेट करना पड़ेगा। तो इवेंट एफ जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब हमारे पास ये चीजें हैं और इन सारी चीजों में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी खोजनी है, इवेंट ई होने की, है ना। और इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 2 हेड का। तो हमें अब ये देखना है कि इसमें एटलीस्ट 2 हेड कहां पे आ रहा है। तो एटलीस्ट 2 हेड हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना। तो अब जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इवेंट ई, फिर से मैं इसको लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो इस चीज को समझने का तरीका यही है कि आपको यह समझना है कि पहले एफ इवेंट हमारा अकर हो चुका है। तो एफ इवेंट अगर अकर हो गया तो ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन में पहले जब हम एफ या ई की प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो हम सैंपल स्पेस के अकर होने की बात करते थे, है ना, सैंपल स्पेस के होने का वेट करते थे। तो इनिशियली सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे हमारे पास, 8 एलिमेंट थे। लेकिन अब जो इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंडेंट है, एफ पे डिपेंडेंट है ना। तो एफ इवेंट के हो जाने का वेट होगा। तो एफ इवेंट अगर हो गया तो ये वाला है। अब इसमें हमें देखना है कि ई इवेंट कितने टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो ई इवेंट इसमें कितने टाइम्स हो रहा है, एटलीस्ट 2 हेड हमारे पास होना चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड देखो यहां पे कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कितनी बोलेंगे, 1/4। क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा यहां पे, 1/4, है ना। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो बार बार हमें ये इतना लेंथी वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, सिंबल के फॉर्मेट में। प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, अभी भी इवेंट ई की ही निकालनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो इवेंट अकर हो चुका है हम उसकी प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये इस टाइप से स्लैश का साइन आपको लगाना है ना। और इस स्लैश के साइन के बाद आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे इस तरीके से लिखा रहता है, किसी किसी में ई और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन होता है, यहाँ पे एफ होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब सेम है, जहां पे जिस तरीके से लिखा रहा है हमें उस तरीके से समझना है ना। तो ये अगर ये सिंबल का फॉर्म है तो इसको हमें पढ़ना क्या है, कैसे है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किस इवेंट के प्रोबेबिलिटी जो ऊपर में होगा, ठीक है, जो और जो फर्स्ट में लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट कौन सा इवेंट अकर हो चुका है, गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो जो सेकेंड वाला पार्ट होगा और ये इस सिंबल के इस वाले साइन के जो ऑब्लिक साइन है या वर्टिकल लाइन है, इसके बाद जो आपका टर्म लिखा होगा वो इवेंट क्या हो चुका होगा, ऑलरेडी अकर हो चुका होगा, है ना। और यहां पे अगर आप देखोगे जो हमने यहां पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तो हमें इस इवेंट के हो जाने के बाद इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो हमें इसमें क्या था, एटलीस्ट 2 वाला पार्ट था और एटलीस्ट 2 वाले पार्ट में देखो क्या था, ये सारा पार्ट था, है ना। और जो फर्स्ट कॉइन सोज में ये था, तो ये जो 1 एक्चुअली में आया था, ये 1 एक्चुअली में कौन सा है, 1 है जो एटलीस्ट 2 हेड वाला, ठीक है। यानी इसमें तो सारा एटलीस्ट 2 हेड वाला है और इसमें एक ही एटलीस्ट 2 हेड वाला है ना। यानी ये जो 1 एक्चुअली में आया ये एक्चुअली में क्या है, ई और एफ का इंटरसेक्शन है ना। तो इसको अगर आप फॉर्मूले की तरह डिराइव करने का सोचोगे, है ना, फॉर्मूले की तरह आप लिखने का सोचो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर वाला, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास यही क्या कहलाता है, कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन यहां पे हमें गिवन है। कंडीशन यहां पे क्या गिवन है कि आपका जो ये एफ इवेंट है, ये एफ इवेंट पहले अगर हो चुका है। ठीक है, ये ऑब्लिक का साइन अगर नहीं लगा रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिक का साइन अगर नहीं लगा रहेगा तो हमें किसके रिस्पेक्ट में लेना है, हमें सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, यानी अगर आप यहां पे देखोगे तो ए इंटरसेक्शन एफ लिखा हुआ है और नीचे में एफ लिखा हुआ है, तो ये एफ प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में है, सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी जहां जो ई निकला है, ये प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, एफ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो अगर आपको ये मतलब समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो आप इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हो कि मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, इस दोनों इवेंट का आपको इंटरसेक्शन लेना है और डिनोमिनेटर वाले प्रोबेबिलिटी से क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसी चीज को अगर आप जैसे यहां पे हमने 1/4 निकाला था, है ना, और इसी को अगर हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करने का ट्राई करें, है ना, तो डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं और फॉर्मूले की तरह अगर आप इसको समझोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखो हम लोग ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 1/8। ठीक है, यहां पे देखो एन ऑफ एस है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास 1/8 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो यहां पे हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है हमारे पास हाफ, है ना, तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू डिवाइडेड बाय 1/2, और ये आंसर भी किसके इक्वल होगा 1/4 के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली भी आप समझ सकते हो, यहां पे देखो यहां पे भी आंसर 1/4 आया है और यहां पे मैथमेटिकली भी इसी क्वेश्चन का आंसर 1/4 ही आया है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई लिखूं, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई लिखूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई को हम पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन दैट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, है ना, और मैथमेटिकली जब हमें इसका फॉर्मूला बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, डिनोमिनेटर में जो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखो आपको कॉपी में ऊपर में अभी जस्ट हमने निकाला था, ये भी कितना आएगा 1/2 और ये 1/8 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहां से भी आपके पास आंसर कितना आएगा, सेम ही आंसर आएगा, है ना, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से एक बार डिफाइन कर लेते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसको हम बोलेंगे और कैसे हम लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने का लिखने का तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लेते हैं दो इवेंट है हमारे पास ए और बी, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, है ना, तो ये डिवीजन, ये स्लैश का साइन जहां पे लिखा होगा या वर्टिकल लाइंस होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगा। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, है कि नहीं। वैसे ही अगर मुझे इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, तो लिखने का तरीका तो ये है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, है कि नहीं। और इसी को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, है ना, ये तो मेरा पढ़ने का और लिखने का तरीका हो गया। मैथमेटिकली ये चीज कैसे डिफाइन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा,
दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है प्रोबेबिलिटी के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे जो इसके डिवीजन के इस तरफ होगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होगा, बी बाई ए होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डिनोमिनेटर वाला टर्म, है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें आपको लिखना आना चाहिए और दोनों को पढ़ने का तरीका भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोबेबिलिटी है ना, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही आपके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती है ना। तो इसी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, कुछ कुछ ऐसे इसी की प्रॉपर्टीज है ना, जो सिंपल इसी मैथमेटिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है, मान लो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, कोई आपसे ये पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एस को हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, है ना। सेम देखो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, है कि नहीं, क्योंकि ए और एस का इंटरसेक्शन ए देगा, क्योंकि सैंपल स्पेस हमेशा इवेंट से बड़ा होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना हो जाएगा 1, तो ये सिंपली किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, है ना। तो यहां पे देखो ये दोनों चीजें सेम हो रही है ना। ये दोनों चीजें सेम होने का मतलब क्या है कि जो हम लोग इनिशियली जो हम लोगों ने 11th में या पहले के क्लासेस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया था, वो भी क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही था, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में था, सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में था, है ना। तो सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में होगा तो आपका सिंपली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट ए हैज अकर्ड कितना होगा, तो फिर से क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और आंसर कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ऑब्वियसली ये होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सैंपल स्पेस मेरे पास ए है और हम ए की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, है ना। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई ए क्या होगा, है ना, हम सैंपल स्पेस की ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन ए इवेंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, एस इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और आंसर कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस वाले फॉर्मूले को, कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले को बस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना। यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम इस टाइप की प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां पे हम डिवीजन भी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो डिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि डिनोमिनेटर की चीज को हम जीरो नहीं कर सकते, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक बेसिक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर की चीज को हम जीरो नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देखा था, है ना, तो यहां पे भी आपके पास इसी टाइप से इवेंट हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और एक अदर इवेंट एफ के रिस्पेक्ट में मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है, बस आप डिवीजन में एफ यूज करते जाओ, ठीक है, एफ इवेंट यूज करते जाओ, तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, है कि नहीं। तो ये इस इवेंट का एक साथ ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी किया था, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय एफ लिखा होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बाई एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ लिख सकते हैं। तो जितना फॉर्मूला आपका वहां पे वैलिड था वो सारा फॉर्मूला यहाँ पे भी वैलिड होगा हमारे पास, है कि नहीं। अगर मान लो ए और बी दोनों डिसजॉइंट इवेंट है, डिसजॉइंट मतलब आपको याद होगा, डिसजॉइंट किसको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को, है ना। तो इफ लिख लो इसको, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट देन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, 0 ही होगी, है ना। अगर ए और बी आपका डिसजॉइंट है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो आपको अब ये थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को लिख पा रहे हैं और कैलकुलेट कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप बुक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन करना है, बस आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सेम कंडीशन प्रोबेबिलिटी पे ही, तो आप देख पाओगे, है ना। लिख लेते हैं 10 कार्ड्स, क्वेश्चन लिख लो 10 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 10 कार्ड है जिसपे 1 से लेके 10 तक लिखा हुआ है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, ठीक है, एंड मिक्स्ड अप प्रॉपरली, ठीक है। देन one card is selected at random, और यहां पे दिया हुआ है if it is known that number on the drawn card, if it is known that number on the drawn card is more than 3, number on the drawn card is more than 3, then what is the probability, that it is a even number, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हमें पहले करना क्या है, हमें पहले अपने क्वेश्चन में से 2 इवेंट को निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये चीजें नहीं लिखी होगी, आपको क्वेश्चन पढ़ के निकालना है। तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस में हमारे पास 1 से लेके 10 कार्ड है ना। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर है। ये 10 एलिमेंट्स हमारे पास सैंपल स्पेस में है। इसके बाद उसको मिक्स्ड अप किया गया और एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट किया गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक इवेंट बोला है, इवेंट it is known that number on the drawn card is more than 3, then what is the probability that it is a even number, ठीक है। तो हमें एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एक इवेंट को मैं ए मान रहा हूं और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इवेंट ए को मैं ले रहा हूं इवन नंबर, ठीक है, और एक दूसरा इवेंट में ले रहा हूं जो हमें यहां पे लिखा हुआ है वो बोल रहा है इज मोर देन 3, है ना। तो दूसरा इवेंट है नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन को इसके सैंपल स्पेस को लिखने का ट्राई करोगे तो इस ए इवेंट में कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर मेरे पास क्या है
2 4 6 8 10, क्योंकि मेरे पास सैंपल स्पेस यही है। और इवेंट बी में क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा, मोर देन 3, तो मोर देन 3 क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं, ये मेरे पास एलिमेंट है। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में निकालनी किसकी है, इसमें से कौन सा इवेंट है जो आपको ऑलरेडी नोन है ना। तो कौन सा इवेंट हमारे पास नोन है ना, यहां पे देखोगे इट इज नोन दैट नंबर ऑन द कार्ड 3 इज मोर देन 3, यानी ये वाला इवेंट हमारे पास ऑलरेडी पता है। आपने नंबर चूज किया और वो नंबर क्या निकला, वो नंबर ऑलरेडी 3 निकला, 3 से ज्यादा निकला, यानी हमें कौन सा इवेंट पता है, बी इवेंट पता है ना। यानी ये इवेंट क्या हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, तभी उसको पता चला, है ना। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर है, यानी हमें अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्चुअली में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है कि नहीं। तो ए बाई बी निकालने का मतलब हमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट उस पे 3 से ज्यादा नंबर आया है ना। तो क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखो दोनों में कॉमन कितने टर्म है, कॉमन कौन कौन टर्म, 4 6 8 10, कितने टर्म कॉमन है, 4 टर्म कॉमन है। तो ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 4/10, 10 क्यों, है ना, ए इंटरसेक्शन बी हम इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो सैंपल स्पेस में मेरे पास 10 एलिमेंट, इसलिए मैंने 10 से डिवाइड किया है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 7/10, ठीक है। हमें इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/7, ठीक है। तो देखो यहां पे भी प्रोबेबिलिटी आपको इस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ना। तो यहां पे आप क्वेश्चंस एग्जांपल में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, पहले आप उन सारे क्वेश्चंस को देखो, उसमें कोई डाउट आता है तो फिर वो पूछना, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरसाइज 13.1 के 13.1 अब आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बस सारे क्वेश्चन में इसी टाइप के क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज 13.1 हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है सारे, है ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, इजीली आप समझ जाओगे कि उसमें क्या क्या चीजें करनी होगी, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम लोग इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ओके, चलो बाय।